हेलो वेलकम नमस्कार स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में जैसा कि आप लोग देखेंगे यूपी टेट का आज हम प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनको कवर करेंगे और देखेंगे कि यूपी टेट में कैसे प्रश्न बने हैं और सारे प्रश्नों की एक श्रृंखला होगी जो आज की वीडियो में पूरा आप 30+ प्रश्नों को देखेंगे और ये प्रश्न आपके आगामी एग्जाम जो आपका 2026 जनवरी में जैसा कि आयोग द्वारा बताया गया है जो 2026 जनवरी में एग्जाम कराया जाना है उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट आज की वीडियो होगी। पूरा आप लास्ट तक देखिएगा, देखेंगे कैसे प्रश्न पूछे हैं और एक प्रश्न में इससे जैसे मान लीजिए देखेंगे समाज से कितना प्रश्न बना, हर सब्जेक्ट से हर टॉपिक से हम देखेंगे कितने कितने सब्जेक्ट प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो याद रखेंगे जब वर्षा होगी तब देखा जाएगा, हम सब जा रहे हैं आप भी चलोगे, इस बार फसल अच्छी होगी, बैठक का समय 4:10 होगा। तो कौन सा ऐसा वाक्य है जो अशुद्ध है, यही कुछ छांटना है। अशुद्ध का मतलब क्या हुआ दोस्तों, गलत हुआ। ठीक ना, तो गलत वाक्य को छांटना है। आप बताएंगे इसमें से कौन सा वाक्य है जो गलत है, इसको आपको छांटना है। ठीक ना, आपको छांटना है। यहाँ पे देखिए आपको मैं एकदम करेक्ट बात पर आ जाए, ऑप्शन नंबर बी आप देख लीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, यही आपका गलत है। ठीक है, क्या कर रहा है कि हम सब जा रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, आप भी चलोगे। याद रखिएगा आपका मतलब आप शब्द लगा तो याद रखिए आपसे मतलब कि वो हमसे एज में क्या है दोस्तों, बड़ा है। ठीक ना, वो हमसे क्या है, एज में बड़ा है। आप भी चलोगे नहीं, आप भी चलेंगे होगा, इस बात को याद रखेंगे। और चलेंगे चलोगे में ही डिफरेंस हुआ, इस कारण ये वाक्य क्या है दोस्तों, गलत है। हम सब जा रहे हैं आप भी चलेंगे, ये रहता तो शुद्ध वाक्य होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, यही बताना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 का जो विद्वान होता है इसका स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है आप याद रखेंगे, जो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है वो होता है आपका विदुषी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी क्रम में आपको बता दें, इस बात को याद रखेंगे कौन कौन से प्रश्न आपका 2011 से जब से यूपी टेट कंडक्ट करा रहा है उससे हम आपका स्त्रीलिंग से ही प्रश्न देख लें कि क्या क्या बना है। पूछ दिया एक बार कि चोर का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा। तो याद रखेंगे स्त्रीलिंग जो चोर का होता है वो चोरनी होता है। एक प्रश्न ए बना था, एक बार बना था कि अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, याद रखेंगे किसी सन में। तो याद रखेंगे अभिनेता का जो स्त्रीलिंग होता है वह होता है अभिनेत्री, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, एक बार बना है नेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो याद रखेंगे नेता का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है दोस्तों नेत्री। एक बार ये बना है कि धाता का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है, तो धाता का स्त्रीलिंग जो होता है वो धात्री होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसी क्रम में एक टॉपिक और छूट रहा है, याद रखेंगे बुढ़ा का स्त्रीलिंग पूछा है कि बुढ़ा का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। बुढ़ा का स्त्रीलिंग बुढ़ी नहीं होता है, बुढ़िया होता है, इसको आप याद रखेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले आप देखिए कि विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो विदुषी होता है। और चोर का बना है चोरनी होता है। अभिनेता का पूछा था अभिनेत्री होता है। नेता का एक बार पूछा है नेत्री होता है। धाता का एक बार पूछा है धात्री होता है। बुढ़ा का एक बार पूछा है तो बुढ़िया होता है। इस क्रम में आप लोग स्त्रीलिंग को याद रखते रहेंगे। ठीक है, कैसे निकालते हैं इसका स्त्रीलिंग। आगे चलते हैं, 3 नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना है। शुद्ध वर्तनी छांटनी है और यह शब्द क्या है दोस्तों, उज्ज्वल है। ठीक ना, आपको जो भी शुद्ध वर्तनी छांटनी है ना, आप ऑप्शन देखेंगे तो भ्रमित हो जाएंगे। कभी भी आप इस कंडीशन में ऑप्शन को न देखिए। आपको देखना क्या है, याद रखेंगे उज्ज्वल लिखेंगे। उज्ज्वल योजना जो बहुत इंपॉर्टेंट एक योजना थी, उज्ज्वल योजना। और जो उज्ज्वल होता है वो ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे। और इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर 3 का। इसी क्रम में मैं बता दूं, एक बार आपका बना था अंत्याक्षरी कैसे लिखते हैं, याद रखेंगे। जो अंत्याक्षरी होता है ना उसको अंत्याक्षरी बोलते हैं और इसका जो शुद्ध रूप होता है वो ऐसे लिखा जाता है, ये बात याद रखेंगे। एक बार शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए दिया था सुषमा का, याद रखेंगे। विगत वर्ष के एग्जाम में सुषमा को ऐसे लिखा जाता है, भी आप याद रख लेंगे। ठीक ना, एक बार अनुषंगिक को लिखने के लिए दिया है दोस्तों, तो याद रखेंगे जो अनुषंगिक होता है वह ऐसे लिखते हैं अनुषंगिक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक ना, एक बार आपका बना है कवित्री का, बहुत बार पूछा है दोस्तों कि कवित्री कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है या कवित्री का शुद्ध वर्तनी आप बताइए। तो जो कवित्री का शुद्ध वर्तनी होता है वह ए होता है कवित्री, याद रखेंगे। एक प्रश्न और बता दे रहा हूं दोस्तों, याद रखेंगे अस्पृश्यता।
ठीक ना। अस्पृश्यता का भी पूछा है, शुद्धवर्तनी, आप इसको सभी को बताते रहिए। देखिए उज्ज्वल का बता दिया मैंने, अंताक्षरी का बताया, सुषमा का बताया, अनुषंगिक का बताया, कवित्री का बताया, अस्पृश्यता का बताया। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए, इसका वो शुद्धवर्तनी क्या होगा ऐसे आपको बताना है दोस्तों, ठीक ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से देखते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, परिक्रमा शब्द में उपसर्ग क्या है। आपको बता दें, ऐसा कोई भी साल यूपी टेट का नहीं गुजरा जिसमें आपका उपसर्ग न पूछे और प्रत्यय न पूछे। ये बात याद रखेंगे, प्रत्यय और उपसर्ग न पूछे। तो याद रखेंगे, प्रत्यय जो लगता है ना मूल शब्द के पीछे लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, और उपसर्ग जो होता है मूल शब्द के आगे लगता है उसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, और उसके अर्थ को बदल देता है, ठीक ना। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। देखिए यह परिक्रमा है, और परिक्रमा का सबसे पहले हम क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, यह परिधन के क्रमा में टूट जाएगा। याद रखेंगे, परिधन के क्रमा में टूट जाएगा, ये बात याद रखेंगे, क्रमा में टूट जाएगा, इसको याद रखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, उपसर्ग जो होते हैं वह किसी शब्द के आगे लगते हैं। संधि विच्छेद आप करिए ना करिए चलेगा। आप इसमें देखिए परि और कर्मा दो शब्द मिलकर बने हैं, तो इसका जो उपसर्ग होगा वह क्या होगा, परि होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर का। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो यूपी टेट में बना वह बना था, वह पूछ दिया था कि बताइए कि दूर व्यवस्था में आपका जो क्या है दोस्तों, उपसर्ग क्या है। याद रखेंगे, दो शब्दों से बना है, एक शब्द है आपका दूर और एक शब्द है आपका व्यवस्था। तो दूर व्यवस्था में उपसर्ग क्या होगा, तो आपका दूर होगा। और याद रखेंगे कौन सा दूर होगा, ये भी याद रखेंगे, दूर व्यवस्था में आपका ए वाला जो होता है ना दोस्तों, दूर व्यवस्था में ए होता है आपका संधि विच्छेद उपसर्ग, इसको ध्यान रखेंगे। एक बात बना है, अन्याय है दोस्तों, एक शब्द है अन्याय। अन्याय में उपसर्ग क्या है, तो याद रखेंगे अधन के न्याय में टूटेगा, और इसमें उपसर्ग क्या होगा, आपका अ होगा। एक बार बना है अभिलेख, याद रखेंगे, पूछा है कि अभिलेख में उपसर्ग क्या होगा, तो याद रखेंगे अभिधन के लेख होता है, और इसमें आपका जो होगा दोस्तों, याद रखेंगे अभी होगा। इसी क्रम में मैं बता दूं, इतने पूछे थे। जैसे आप लोगों को एक बार और बता दूं, अपमान में पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, अपमान में। आपको पता है मान एक मूल शब्द है, और इसमें आपका उपसर्ग लगा है क्या, अप, इसको याद रखेंगे, इसमें उपसर्ग क्या है, अप है। ऐसे ऐसे बने हुए हैं, जो प्रश्न बना है प्रीवियस ईयर में वही आपके सामने मैं लेकर आया हूं। ये सब करने में काफी मेहनत लगती है दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। छाती पर सांप लौटना, मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में चुनिए। आप बताइए, छाती पर सांप लौटने का मतलब क्या होता है। याद रखेंगे, साहस का काम करना होता है, कि आपका ईर्ष्या का काम करना होता है, कि आपका कष्ट करना होता है, कि भयभीत करना होता है। याद रखेंगे, छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना होता है, द्वेष की भावना लाना होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मतलब राम के छाती पर श्याम का बिल्डिंग देख के सांप लौट गया, मतलब वो क्या किया, ईर्ष्या किया दोस्तों, इसको ईर्ष्या करना कहा जाता है। याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न बनता है, ठीक ना। चोर के दाढ़ी में तिनका, ये भी प्रश्न बना है कि चोर के दाढ़ी में तिनका का मतलब क्या होता है। इस मुहावरे को आप स्पष्ट कीजिए। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, इसको भी आप लोग स्पष्ट कीजिए, ठीक ना। तो इससे ऐसा भी बना है, तो 9 2 11 का मतलब होना दोस्तों भाग जाना, ठीक ना। चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया, ठीक ना। छाती पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना होता है। चोर के दाढ़ी में तिनका, ये भी प्रश्न बना है, चोर के दाढ़ी में तिनका का मतलब चोर को डर होना या चिंतित होना। ये बात याद रखेंगे, इसका अर्थ यह सही था, ऐसे याद रखेंगे। आगे देखेंगे, सुख चैन में कौन सा समास है। ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिसमें समास न पूछे। मूल रूप से समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन याद रखिएगा, इसका जो भागों में डिवाइड कर देते हैं तो जो समास होता है वो 6 प्रकार का हो जाता है। याद रखेंगे, सबसे ज्यादा जो समास पूछा है ना दोस्तों, याद रखेंगे वह आपका द्वंद्व समास से सबसे ज्यादा पूछा। फिर आपका द्विगु समास भी बहुत पूछा है यूपी टेट में, और सबसे ज्यादा जो पूछा वह तत्पुरुष भी पूछा, याद रखेंगे, ठीक है। तो आज देखेंगे सुख चैन में कौन सा समास है। जहां कहीं भी एक दूसरे के विपरीत हो दोस्तों, और बीच में योजक चिन्ह आए ना, ये ट्रिक है, याद रखिएगा। जब कहीं भी आपका योजक चिन्ह का प्रयोग हो, वहाँ पे आपका जो समास होता है ना, वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, आपसे पूछ दे कि माता पिता में कौन सा समास होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये प्रश्न बना है, माता पिता में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है भाई, ठीक ना। आपको एक बता दूं, एक प्रश्न ये भी बना, रुपया पैसा में कौन सा समास है। KVS के एग्जाम में बना है दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय समिति जो टीचर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसमें बना है कि रुपया पैसा में कौन सा समास है। बीच में योजक चिन्ह आ गया, रुपया पैसा एक दूसरे के क्या है दोस्तों, ये तुकांत शब्द है, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आप बताइए, जैसे यहाँ पे देखिए, ये भी प्रश्न बना है यूपी टेट में, हानि लाभ में कौन सा समास है। बीच में योजक चिन्ह आ गया, यहाँ भी द्वंद्व समास है। ये भी
प्रश्न बना है कि जय पराजय में कौन सा समास है, ये भी आपका दोस्तों है द्विगु समास है। रात दिन में कौन सा समास है, ये भी याद रखेंगे। भाई बहन में कौन सा समास है, भाई बहन हो गया, रात दिन हो गया, जय पराजय हो गया, हानि लाभ हो गया, माता पिता हो गया, रुपया पैसा हो गया, राजा रानी हो गया, सब में कौन सा समास है याद रखेंगे, द्वंद्व समास है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जहां कहीं भी संख्यावाची आ जाए ना वहां पे द्विगु समास होता है। संख्यावाची जैसे नवग्रह में पूछ दे कौन सा समास है, द्विगु समास है। त्रिभुज में पूछ दे, चतुर्भुज में पूछ दे, सब में कौन सा समास है तो द्विगु समास है। इसको आप याद रखेंगे, ऐसे ऐसे चीजों को आप ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सिंह वन में रहता है, रेखांकित में कारक बताइए। आपको बता दें, ये भी प्रश्न आप याद रख लीजिए। जो आपका हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी में कारक पूरा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के याद रखेंगे, 8 प्रकार के होते हैं। पहला देखो कर्ता कारक होता, फिर इसके बाद आप लोग देखो कर्म कारक होता है, कर्म कारक, कर्ता कारक, फिर इसके बाद आपका करण कारक होता है, फिर आपका अपादान कारक होता है, फिर आपका संबंध कारक होता है, फिर इसके बाद आपका अधिकरण कारक होता है, फिर इसके बाद आपका संबोधन कारक होता है। ये सभी कारक के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब देखो कर्ता का कोई पूछे कि चिन्ह क्या होता है तो कर्ता ने, क्या है दोस्तों, कर्ता ने। कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से हो अलग होने के भाव में आता है। संबंध होता है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, और अधिकरण होता है में या पर, याद रखेंगे। संबोधन होता है अहे, हरि, जिसमें विस्मय सूचक शब्द लगा होता है, याद रखें। संबोधन के नीचे क्या लगा होता है, विस्मय सूचक ऐसा संबल लगा होता है। ठीक ना, अब मुझे बताना है कि सिंह वन में रहता है, याद रखेंगे वन में रहता है। आप बताइए में का किस में लगता है, याद रखिएगा। एक आपका कारक है जिसका हम बोलते हैं अधिकरण कारक, और इसका चिन्ह होता है में या इसका चिन्ह होता है पर, दोनों को याद रखेंगे। तो वन में रहता है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कारक एक प्रश्न जरूर बनता है यूपी टेट में, और कारक को याद करने में आपको याद करना होगा, ये सब चीजें रट लेनी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अपादान से अलग होने में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण जो होता है में, पर, संबोधन आई, हरि। इसको जब याद रखेंगे तो आपको आएगा। ठीक ना, एक प्रश्न एक बना था, मैं आपको बता दूं कि जो आम है ना, सेव जो है, ऐसे प्रश्न बनाया कि सेव वृक्ष से गिरता है या सेव वृक्ष से मतलब नीचे गिरता है, ऐसा प्रश्न बनाया था कि सेव वृक्ष से गिरता है, सेव वृक्ष से गिरता है। ठीक ना, से अलग होने के भाव में जहाँ आए ना, वह कहा, वह कौन सा कारक होता है तो अपादान जो होता है ना दोस्तों, अलग होने के भाव में आता है। ठीक ना, राम गाड़ी से, या जैसे कि ऐसा प्रश्न कर दे कि बालक छत से गिरता है, तो छत से अलग होने के भाव में है। ठीक ना, तो अपादान जो होता है से अलग होने के भाव में आता है, ऐसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। जल्दी चलो रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है, याद रखेंगे। निश्चयवाचक विशेषण है, कि आपका क्रिया विशेषण है, कि परिमाण बोधक विशेषण है, कि अनिश्चयवाचक विशेषण है। तो याद रखेंगे जल्दी चलो, याद रखेंगे यह क्रिया की विशेषता बता रहा है दोस्तों, तो यह कौन सा विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे नभ नहीं है, कि शैल नहीं है, कि भूधर नहीं है, कि नग नहीं है। नग भी पर्वत का परिवार है, भूधर भी है, शैल भी है, लेकिन याद रखेंगे नभ नहीं है। नभ जो है ना दोस्तों, वह आकाश का परिवारची होता है। किसका दोस्तों, आकाश का होता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो है पर्वत का परिवारची नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। आपको बता दें यह किसका परिवारची है, तो याद रखेंगे यह आकाश का परिवारची है, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, बहुत बार पूछा है, आंख का परिवारची पूछ लिया। आंख का परिवारची क्या होता है, तो याद रख लीजिए आंख का परिवारची लोचन होता है, आंख का परिवारची नयन होता है, आंख का जो परिवारची होता है वह नेत्र होता है। फिर इसके बाद इसका और भी देखिएगा तो दृग भी होता है, आंख ही का परिवारची होता है। ठीक है, आपको इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, इसी वीडियो में आपको बताया हूं ऊपर कि जो घर का परिवारची क्या होता है। घर का भी परिवारची यूपी टेट में बन चुका है। घर का परिवारची गृह होता है, गृह, घर, सदन जो होता है इसको बोलते हैं, भवन बोलते हैं, इसी को मंदिर भी बोलते हैं, घर का परिवारची होता है। आपको बता दें अमृत का परिवारची जो यूपी टेट में बन चुका है अब तक के वीडियो प्रीवियस ईयर में, अमृत का परिवारची क्या होता है, अमृत का परिवारची आपका सुधा होता है, आपका पीयूष होता है, आपका सोम होता है। ये सब किसके परिवारची हैं दोस्तों, अमृत के हैं, ये बात याद रखेंगे। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जो ये नभ और आकाश देख रहे हैं ना, यह कई बार 2 बार रिपीटेड प्रश्न है कि नभ का परिवारची क्या होता है, आकाश होता है, लेकिन इसी क्रम में मैं आपको बता दूं नभ का परिवारची आकाश है। फिर इसी का परिवारची आपका गगन भी है, इसी का
परवाची आपका नभ भी है, इसी का परवाची आपका अंबर भी है, इसी का परवाची आपका अंतरिक्ष भी है, ठीक ना, अंतरिक्ष भी है, और इसी का परवाची नभ का आकाश का परवाची जो होता है वह शून्य भी होता है। इसी क्रम में आप देखते रहेंगे पर्यावाची से इतना प्रश्न बना, जो आपका 4-5 साल का प्रीवियस ईयर है ना, उससे मैं ढूंढ ढूंढ के इस प्रश्न को लाया हूं। आपको बताना है दोस्तों कि इसी से बन चुका है, अमृत से बना सुधा पीयूष सोम, घर से बन चुका है, आग का परवाची पूछ चुका है, ठीक ना, नभ का परवाची पूछ चुका है। ऐसे याद रखेंगे, कपड़ा का भी परवाची बन सका है, इसको भी आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, शाखा का बहुवचन क्या होता है आपको बता दें। अब देखिए बहुवचन से कौन कौन से प्रश्न बने मैं आपको बता दूं, याद रखेंगे। बहुवचन शाखा का सबसे पहले देख लीजिए, शाखा जो होती है ना, पेड़ की टहनियों को शाखा बोलते हैं, ठीक ना, दोस्त जो होती है ना उसको शाखा बोलते हैं, ठीक है। तो इसको इसी क्रम में देखेंगे कि शाखा का बहुवचन क्या होता है, तो शाखा का बहुवचन शाखाएं होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें पैसा का बहुवचन पूछा है कि पैसा का बहुवचन बताना है दोस्तों, तो पैसा का बहुवचन पैसे हो जाता है। ये प्रश्न आपका बन चुका है यूपी टेट में, ठीक है। आपको बता दें बच्चा का पूछ चुका है कि बच्चा का बहुवचन क्या होता है, तो बच्चा का बहुवचन जो होता है ना वो होता है आपका बच्चे। क्या होता है दोस्तों, बच्चे होता है। यहाँ पे देखो बोतल का बहुवचन पूछ चुका है कि बोतल का बहुवचन क्या होता है, तो बोतल का बहुवचन क्या होता है दोस्तों, बोतलें होता है। इस क्रम में देखेंगे कविता का एक बार पूछ चुका है कि बहुवचन क्या होता है, तो याद रखेंगे कविता का बहुवचन जो होता है ना वह कविताएं होती है। क्या होती है दोस्तों, कविताएं होती है। इसको भी आप लोग याद देते रहेंगे, ये प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इसलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि बाइज्जत में उपयुक्त उपसर्ग को निम्नलिखित विकल्पों में पहचानिए। एक शब्द है बाइज्जत, ठीक ना, याद रखेंगे बाइज्जत। यहाँ पे देखिएगा एक शब्द है बाइज्जत, याद रखेंगे बा धन के इज्जत में ये टूट जाएगा, ठीक ना। तो इसमें देखिएगा कौन सा उपसर्ग है, तो आपको बता देना है प्यारे, ये बा आपका इसमें क्या है दोस्तों, आपका उपसर्ग है, ठीक है। आपको मैं बता दूं 2011 में आपका बना है अपमान में, आपको बताना था उपसर्ग, अपधन के मान में टूटा, अप हो जाएगा। एक बार 2011 में ही 2 उपसर्ग बना है, एक था पराजय, ठीक ना, तो इसमें आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, परा हो जाएगा, और जय अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, परा है पराजय में, और अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो अप है अपमान में, ठीक ना। इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं 2011 में प्रत्यय भी बना है एक प्रश्न। प्रत्यय क्या होते हैं, किसी शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे आपका बना था घुमक्कड़, ठीक ना, घुमक्कड़ बना था, तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय होगा, तो याद रखेंगे इसमें जो है ना वह अक्कड़ प्रत्यय होगा। ये भी प्रश्न आप याद रखते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद नीचे दिए गए विकल्पों में चुनिए, और आपको यही बताना है दोस्तों यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा। आप इसको बताएंगे तो देखेंगे जो यद्यपि होती है ना, याद रखेंगे इसका संधि विच्छेद होता है यदि और धन के अपि होता है, इसको आप ध्यान देंगे। और इसमें जो संधि विच्छेद होता है ना दोस्तों, वह आपका यदि धन के अपि तो होता ही है, लेकिन इसमें संधि होती है यण संधि होती है। कौन सी संधि होती है, तो आपकी यण संधि होती है। यहाँ पे देखिए इसमें आपका यदि से आपका ई मिला और यहाँ पे आपका अ मिला, और यही इसी से आपका निर्माण हो जाता है किसका दोस्तों, तो यद्यपि का हो जाता है। और इसको तोड़ते हैं किसमें, यदि धन अपि में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपको बता दें कई बार बना है कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखिएगा विद्याधन के अर्थी में टूट जाता है, याद रखेंगे विद्याधन अर्थी में। और पूछे कि कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आपको मैं बता दूं कई बार बना है, 2 बार ये प्रश्न बना है यूपी टेट में। पवन का संधि विच्छेद बता दीजिए, तो पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन के अन्न में टूटता है, और इसमें अयादि संधि आती है। कौन सी संधि आती है, याद रखेंगे अयादि संधि आती है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। यह प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर के वीडियो जो देख रहे हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो केवल वीडियो ही नहीं रही, इसमें हिंदी के उस तमाम प्रश्नों को देख लेंगे जो एक लेवल के पूछे गए हैं, ठीक ना। जैसे विद्यार्थी भी किसी साल बना है, पवन भी बना है, यद्यपि भी बना है, इसलिए मैंने सबको इसमें कवर कर लिया, ठीक ना। विद्यालय भी बना है, विद्याधन के आलय में टूटा है, ठीक ना, इसको भी संधि विच्छेद इसमें देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, सही विकल्प की पहचान करिए। आपका 13 नंबर क्वेश्चन बताना है दोस्तों कि इसमें से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, ये बताना है दोस्तों। दही, पुस्तक, अंगूठी, अंगीठी, याद रखेंगे आपका जो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुलिंग है दोस्तों, यही बताना है। तो दही जो है ना वह पुलिंग में आती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बात को आप लोग ध्यान देते रहेंगे। इस प्रश्न को बताने का मुख्य उद्देश्य है ना दोस्तों कि इंपॉर्टेंट चीजें तो देखेंगे। आपको मैं बता दूं पुलिंग में आप याद रख लेंगे, अजुए याद रखिए इस चीज को, ठीक ना। याद रखेंगे पुलिंग की पहचान किससे करते हैं, मेरा मेरी से, ठीक ना। अगर आपको पुलिंग पूछे, स्त्रीलिंग पूछे, तो आप लोग उसमें इस चीजों को
लगा कर रखेंगे, ठीक ना। तो याद रखेंगे मतलब इसमें उस पर आप क्या करिए, वाक्य का प्रयोग करा लीजिए, ठीक है। जैसे दही खाया जाता है कि खाई जाती है, याद रखेंगे। तो दही को खाया जाता है, ठीक ना। पुस्तक पढ़ा जाता है कि पढ़ी जाती है, पुस्तक जो होती है ना वो पढ़ी जाती है, ठीक ना, पढ़ा नहीं जाता है। अंगूठी पहनी जाती है या अंगूठी जलाई जाती है, याद रखेंगे। अंगूठी जो रहता है ना, तो अंगूठी पहनी जाती है और अंगूठी जो होती है वो जलाई जाती है, ठीक ना। तो ये जो दोनों किसके भाव में आ रहे हैं, तो स्त्रीलिंग के भाव में आ रहे हैं, ठीक ना। इस क्रम में देखेंगे। आपको बता दें पुल्लिंग क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका पुल्लिंग में पेड़ का नाम पूछ दे तो पुल्लिंग हो गया, अनाज का नाम कोई बता दे तो वो भी पुल्लिंग हो जाएगा, रत्नों का नाम बता दे तो वो भी पुल्लिंग हो जाएगा, पर्वतों के नाम जितने होते हैं सब पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग की बात कर ले तो जैसे बोली हो गई, भाषा हो गई, लिपि हो गई, ये आपके क्या होते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं उभयलिंगी भी याद रख लो दोस्तों। उभयलिंगी क्या होते हैं, तो पद के नाम होते हैं। जैसे आपका प्रधानाचार्य हो गया, राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, जितने भी पद है ना, जैसे मास्टर हो गए, शिक्षक हो गए, सब उभयलिंगी होते हैं, ठीक ना। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका विद्यालय शब्द में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है, यही आपको बताना है। मैंने अभी बताया भी, याद रखेंगे। विद्या धन के आलय में टूटता है और इसमें दीर्घ स्वर संधि आती है। कौन सी संधि आती है दोस्तों, दीर्घ स्वर संधि। इसको अगर तोड़ेंगे तो विद्या धन के आलय में टूटेगा, इस बात को याद रखेंगे। किस में टूटेगा दोस्तों, विद्या धन के आलय में टूटेगा, इसको याद रखेंगे। दीर्घ स्वर संधि है, यहाँ भी स्वर और यहाँ भी स्वर, इसी से हम अनुमान लगाते हैं, पता करते हैं, तो इसमें आपका दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे 15 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूर्य का पर्याय नहीं है, सही विकल्प को चुनकर बता दीजिए। सूर्य का पर्याय नहीं है, इसी को बताना है दोस्तों, तो याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, सूर्य का पर्याय नहीं है, पूछा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है दोस्तों। तो याद रखेंगे दिवाकर, ये भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, इस बात को याद रखेंगे। रश्मिरथी भी होता है, निशाकर जो होता है ना ये नहीं होता है, किसका पर्यायवाची होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। कमलाकर भी सूर्य का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। निशाकर जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, याद रखेंगे। चंद्रमा का और पर्यायवाची देख लीजिए, शशि भी होता है, याद रखेंगे। निशाकर हुआ, चंद्रमा हुआ, शशि हुआ। चंद्रमा का और एक पर्यायवाची याद रखें, हिमांशु होता है। चंद्रमा का एक पर्यायवाची और याद रखो दोस्तों, शशांक भी होता है। फिर इसके बाद सोम भी होता है, चंद्रमा के पर्यायवाची है, इस बात को याद रखेंगे। बात करेंगे सूर्य के पर्यायवाची में, दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है, रश्मिरथी है, कमलाकर है, याद रखेंगे। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पूछता है, सूर्य का जो पर्यायवाची है रवि है। फिर सूर्य का आप याद रखेंगे, रख लीजिए याद, भास्कर है। फिर इसके बाद भानु है, ठीक ना। इसके बाद आपका सूरज है, ठीक ना। ये सभी सूर्य के पर्यायवाची है। आदित्य भी है जो एक इसके पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। इसी क्रम में देखेंगे। और प्रश्न यही बना है कि निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। या किसका पर्यायवाची है दोस्तों, चंद्रमा का पर्यायवाची, इसको याद रखेंगे। 16 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, इसी को चुनकर बताना है दोस्तों, याद रखेंगे। नी प्रत्यय नहीं लगा है, और चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ नी प्रत्यय कौन नहीं लगा। यहाँ पे देखिए पूजनी क्या है दोस्तों, पूजनी है। और पूजनी को जब आप तोड़ेंगे तो यह टूटेगा पूजा धन के दोस्तों नी में, तो इसमें नी प्रत्यय लगा। बाद में जो सब प्रत्यय जो होता है ना किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। यहाँ पे देखिए नी प्रत्यय लगा कि नहीं लगा, बिल्कुल लगा। यहाँ पे देखिए जो पानी है ना दोस्तों, याद रखिएगा पानी जो है ना, इसको जब आप लोग तोड़ेंगे ना तो यह इसमें जो होगा ना वो नी प्रत्यय आपको नहीं मिलेगा। तोड़ कर देख लीजिए, या पानी और ई में टूट जाएगा, ठीक है। आदरणीय में बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे आदरणीय तो लिखा जरूर जाता है, लेकिन जब इसको तोड़ा जाता है तो आदर धन के नी में टूटता है, जिसको आदरणीय बोलते हैं। और याद रखेंगे इसको जब आप तोड़ेंगे तो सोच धन के नी में टूटेगा, जिसको सोचनीय बोलेंगे। इसमें से कौन नहीं है दोस्तों, तो पानी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कितने मेरे भाई होंगे जो आदरणीय के साथ गए होंगे, या यूपी टेट का नहीं, या केबीएस का प्रीवियस का प्रश्न है, जो केंद्रीय विद्यालय समिति में पूछा गया प्रश्न है केबीएस में, इसको आप ध्यान देते रहेंगे। जो पानी है ना उसमें नी प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आदरणीय में नी प्रत्यय है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आकाश और जमीन के मिलने का जहां आभास हो, उसके लिए निम्नलिखित में से एक विकल्प को आपको छाट कर बता दीजिए। जहां आकाश और जमीन मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो जहां आकाश और जमीन मिलते हैं उसको हम क्षितिज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्षत्रिय वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, याद रखेंगे। जो क्षत्रिय वर्ण है ना यह संयुक्त वर्ण कहा जाता है। कोई पूछे संयुक्त वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से हैं दोस्तों, याद रखेंगे। क्षत्रिय होता है, त्र होता है, फिर आज्ञा होता है, फिर आपका स्र होता है। याद रखेंगे यह जो है दोस्तों आधा स और पूरा र से बना। यह जो है आपका ज आधा ज और या से बना। यह जो दोस्तों आपका आधा त और पूरा र से बना। और यह जो है दोस्तों आधा क और
ये वाला स से बना, याद रखेंगे। और छतरी किससे बना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई पूछे संयुक्त वर्ण कितने होते हैं, 4 होते हैं। और यदि याद रखिएगा, आपको बता दें कई बार पूछा है कि इसका निर्माण किससे किससे होता है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इसी क्रम में मैं बता दूं, आपका संयुक्त वर्ण के साथ साथ उष्म व्यंजन पूछ दे कि उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या उष्म या संघर्षी व्यंजन के कौन कौन से होते हैं, या इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन है दोस्तों, ए स हो गया, ए स हो, आपका ए वाला स हो गया, ए वाला स हो गया, ए वाला ह हो गया। इनकी जो संख्या होती है उष्म संघर्षी व्यंजन इनको बोलते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। आपको मैं एक बात और बता दूं, यह भी बनता है, अंत्यस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, य, र, ल और व, ये क्या कहलाते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, इस वाक्य में कौन सा काल है, सही विकल्प को चुनकर बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, काल पूछा है कि कौन सा काल है, प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है, आपको बताइए। अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी, ठीक ना, तो अगर वह अभी का अभी पढ़ी है ना, या अब्दुल्ला जो है ना वह नमाज पढ़ रहा है ना, तो वह प्रेजेंट काल होगा, ये वर्तमान काल होगा। पढ़ने वाला है तो यह आपका भविष्य काल हो जाएगा। लेकिन याद रखेंगे, अब्दुल्ला ने नमाज पढ़ी मतलब उसने नमाज को पढ़ लिया है, मतलब यह किसकी बात कर रहा है दोस्तों, भूतकाल की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची है, सही विकल्प को बताइए, यही बताना है दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे बहुत ध्यान से, तो घर का पर्यायवाची बताना है। तो घर का पर्यायवाची निम्न में से कौन है, तो दोस्तों गृह, जिसको आप लोग घर बोलते हो। आपको पता भी है कि जो घर का पर्यायवाची होता है ना, वो क्या होता है, घर का पर्यायवाची जो होता है ना, वो आपका गृह होता है, मकान होता है, ठीक है। इसको आपको मैंने अभी आपको बताया कि जो घर के पर्यायवाची होते हैं, बहुत बार पूछा है, एक बार तो पूछा नहीं कि इसको मैं आपको एक बार बता दूं। लेकिन देखिएगा, घर का पर्यायवाची जो होता है, गृह होता है, आपका सदन होता है, आपका मंदिर होता है, ठीक ना, इसके बाद आपका भवन होता है, सभी घर के पर्यायवाची है। इसको आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान देते रहेंगे। 22 नंबर की बात करेंगे, सुख का विलोम शब्द क्या होता है, आप बताइए। सुख का विलोम शब्द जो होता है, कष्ट होता है कि परेशानी होती है कि दुख होता है कि आंसू होता है, सुख का दुख होता है, ठीक ना। हंसी का क्या होता है, रोना होता है, ठीक ना। रात का क्या होता है, दिन होता है, ठीक ना। अनुलोम का क्या होता है, विलोम होता है, ठीक है। इसी क्रम में आप लोग देखते रहेंगे, ये आपके विलोम शब्द होते हैं, ठीक ना। पति का पत्नी होता है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुवचन है, सही विकल्प को चुनकर बताइए। वह जो होता है वह आपका बहुवचन है, याद रखेंगे। वह है कि सब है कि मैं है कि तुम हूँ, इसको याद रखेंगे। तुम जो विशेष एक व्यक्ति का वर्णन करता है, ठीक ना। मैं जो है वह स्वयं मैं हूँ, ठीक ना, वह भी एक व्यक्ति का वर्णन करता है। वह जो है ना वह राम जा रहा है, ठीक ना, वह एक व्यक्ति को डिनोट करता है। सब जो है ना दोस्तों, सब लोग चलो, यह जो है क्या है दोस्तों, यह जो है वह बहुवचन है। ऑप्शन नंबर बी आप सही देखेंगे। सब लोग चलो, सब लोग खेलो, सब लोग दौड़ो, सब लोग खाओ, यह जो होता है ना बहुवचन के साथ आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के पूछे गए, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, यह मेरी एक आपसे छोटी विनम्र अपील रहती है कि वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जब आप लाइक करते हैं तो मुझे अंदर से अभी प्रेरणा जगती है और मैं आपके लिए एक नए प्रकार की वीडियो लाता हूं, ठीक है। और याद रखिएगा, यूपी टेट का ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने से नहीं गुजरेगा। एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में जब आप बैठे रहेंगे तो आपका हिंदी हो गया, आपका EVS हो गया, आपका CDP हो गया, आपका मैथ हो गया, आपका संस्कृत हो गया, ऐसा कोई भी प्रश्न आपके सामने से नहीं गुजरेगा जिसका मैं एनालिसिस न करा दूं या आपको बता ना दूं, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम कवर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, जो आपका ढ वर्ड है किस वर्ग का हिस्सा है, यही बताना है दोस्तों। याद रखिएगा, जो वर्ग होते हैं ना, एक क वर्ग होता है। हर वर्ग में कितने वर्ड आते हैं, तो हर वर्ग में 5 वर्ड आते हैं। जो आपका क वर्ग है, क, ख, ग, घ अंग से जुड़ता है। आपका च वर्ग हो गया, आपका ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, आपका प वर्ग हो गया, ये सभी वर्ग हैं दोस्तों। याद रखेंगे, जो च में आते हैं ये ट में आते हैं। आपको पता है कि ढक्कन वाला ढ और ये वाला ढ और अड़, ये सब किसके हिस्सा है, ट के हिस्सा है। किसके हिस्सा है दोस्तों, ट वर्ग के हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें, जो क वर्ग होता है इसका उद्गम स्थान कंठ होता है, च का उद्गम स्थान तालु होता है। ये भी पूछ सकता है कि ट का उद्गम स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है, और त का क्या होता है दोस्तों, दंत होता है, और इसका क्या होता है, ओष्ठ होता है। ये बात याद रखते रहेंगे, इस बात को ध्यान देते रहेंगे। आपको बता दें,
एक बात कि पूछ देता है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। याद रखेंगे वर्णमाला किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और याद रखेंगे वर्णों की संख्या कितनी है, पहले वर्णों की संख्या 52 थी, इस समय आयोग द्वारा एक वर्ण और बढ़ा लिया गया। अब जो आप देखेंगे अगले में वीडियो या अगले आप संस्करण देखेंगे तो वर्णों की संख्या हो गई है 53। एक नया वर्ण बढ़ा है जिसको आप लोग ऐसे देख रहे हैं, यही वर्ण आपका है जो आपका ढ के भाव में आता है या अड़ के भाव में आता है। यह 53वां वर्ण है जिसको सम्मान दिया गया है या इसको स्थान दिया गया है वर्णमाला में। इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। चलिए इस बात को याद रखेंगे। स्वर की संख्या कोई पूछे, स्वर कितने हैं, 11 हैं। अयोगवा पूछे कि अयोगवा कितने हैं, 2 हैं, ठीक ना। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। उत्क्षिप्त व्यंजन कोई पूछे, उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं, तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। 2 आपका ये ढ और ढ, इसको उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। नासिक व्यंजन कौन सा होता है, तो हर वर्ग का जो 5वां है वह नासिक व्यंजन है। जैसे ढ हो गया, आपका अड़ा हो गया, सब क्या है दोस्तों, नासिक व्यंजन है। इसको आप याद रखते रहेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी ठीक है, यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे परिचित सही है कि आपका प्रचार सही है कि प्रचार सही है कि परिचार सही है। याद रखेंगे ये जो आप देखेंगे ना, तो आप लोग देखते हैं कि जो प्रचार प्रसार आप लोग नाम सुने होंगे, प्रचार और प्रसार, यहाँ पे देखे होंगे प्रचार जो लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है। और यही दो दोस्तों है ना, सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। इसने प्रश्न कैसे कैसे प्रश्न बने हैं आपके लिए मैं बहुत चीज़ों को लेकर आ रहा हूँ, ठीक ना। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है कि दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना, चोरी की पहचान होना, चोर का स्वयं का डर होना। याद रखेंगे चोर के दाढ़ी में तिनका का मतलब होता है कि जो चोर होता है ना उसके दाढ़ी में तिनका होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो भयभीत होता है कि शायद मेरे दाढ़ी में तिनका हो। वह बार बार अपनी दाढ़ी को देखता है। ऑप्शन नंबर डी आप उस कहानी को याद करिए। और यही होता है चोर के दाढ़ी के तिनका का लोकोक्ति का अर्थ चोर का स्वयं में डरा होना। इस बात को याद रखेंगे। एक और बता दूं जो प्रश्न बना है कि आग बबूला होना, ये भी यूपी टेट में प्रश्न बना है कि आग बबूला होना, इसका मतलब था जो दोस्तों जब ये बना था तो आग बबूला होना का मतलब होता है बहुत क्रोधित होना। क्या होता है दोस्तों कि बहुत क्रोधित होना। ये प्रश्न बन चुका है, याद रखेंगे। एक प्रश्न और बना है कि मुट्ठी गर्म करना। याद रखेंगे मुट्ठी गर्म करना इसका मतलब होता है रिश्वत देना। ये भी प्रश्न बन चुका है। एक प्रश्न और बना है कि अंधे के हाथ बटेर लगना। याद रखेंगे अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है कि अचानक कोई बड़ा लाभ मिल जाना। ये बात याद रखेंगे, अचानक कोई बड़ा धन मिल जाना, इसी को बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। ऐसे ऐसे प्रश्न बने हैं, ठीक ना। प्रश्न को आपको बताया आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना, मुट्ठी गर्म करना, रिश्वत देना, ठीक ना। अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है अचानक कोई बड़ा लाभ मिल जाना। चोर की दाढ़ी में तिनका होना का चोर का स्वयं का डर होना, ठीक ना। 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, ठीक ना। ऐसे होता है आगे कुआं पीछे खाई का मतलब होता है दोनों तरफ जो होता है वह, इसको आगे कुआं पीछे खाई का मतलब इसको कहते हैं दोस्तों कि दोनों तरफ संकट ही संकट होना। ये प्रश्न आपके बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में, आप उसका एनालिसिस करिए, देखिए हमारे चैनल पे वीडियो पड़ी है, उसको आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए 27 नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको चुनकर बताना है। शुद्ध वर्तनी में आपको बता दूं जो दोस्तों है ना अभिषेक, देखिएगा मेरे चैनल का नाम भी आपका अभिषेक है और यह शायद का संजोग है, इसको संजोग ही मानिए कि अभिषेक कैसे लिखते हैं। स्वयं में मेरा नाम भी अभिषेक है, इसको याद रखेंगे। अभिषेक जो है ना शुद्ध वर्तनी यही है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो है ना दोस्तों याद रखेंगे एक टीचर की वैकेंसी है जिसका नाम है केवीएस। याद रखेंगे केवीएस में शुद्ध वर्तनी बन चुकी है केंद्रीय विद्यालय समिति में। अभिषेक जो होता है ऐसे लिखते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। एक बात और बता दूं, एक जगह अभिषेक से संबंधित एक प्रश्न है कि जो शुद्ध वर्तनी छाटनी थी राज्य अभिषेक का, ठीक ना। और राज्याभिषेक इसको बोलते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। आपको बता दें पुरस्कार की शुद्ध वर्तनी भी पूछा है। आपको बता दें पुरस्कार को ऐसे लिखा जाता है, इसको तमाम अलग अलग तरीके से लिख देगा और कहेगा पुरस्कार का कौन शुद्ध रूप है। पुरस्कार को ऐसे लिखा जाता है। एक बात बता दूं, उज्ज्वला जो आप लोग देखते हैं ना कि उज्ज्वला जो होता है, उज्ज्वल जो होता है वह ऐसे लिखा जाता है। जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना
यहाँ इंपॉर्टेंट आशीर्वाद भी है, इसको भी देख लीजिए। जो आशीर्वाद है ना, बहुत बार पूछता है, आशीर्वाद को ऐसे लिखते हैं, ये भी शुद्ध वर्तनी आशीर्वाद को देख लीजिए, नोट कर लीजिए माइंड में, इसको ऐसे लिखते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, आपको बताना है दोस्तों। ग्रहणी नहीं होता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गृहिणी। क्या बोलते हैं दोस्तों, गृहिणी बोलते हैं। और गृहिणी जो होता है वह ए होता है, याद रखेंगे। जो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अनुकूल शब्द का विलोम बताना है। अनुकूल शब्द का विलोम क्या होता है, अनुकूलन शब्द का विलोम प्रतिकूल की सानुकूल की अनुकूलन की अपकूल होता है, याद रखेंगे। अनुकूल का होता है प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बता दें कि एक बार प्रश्न बना था कि पूछा था यूपी टेट में कि ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो ग्रस्त का मतलब मुक्त होता है। ग्रस्त का मतलब वह उस रोग से ग्रस्त है या ग्रसित है, याद रखेंगे, वह उस रोग से मुक्त है। ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है, मुक्त होता है। प्रश्न बन चुका है, याद रखेगा। संयोग, संयोग का भी विलोम शब्द बना है। संयोग का क्या होता है, संयोग का होता है वियोग, इसको भी याद रखेंगे। याद रखेंगे एक शब्द बना है कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, पुरस्कार करना या तिरस्कार करना, याद रखेंगे। पुरस्कृत और तिरस्कार एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, याद रखेंगे। मुक का भी बन चुका है, जो बिल्कुल नहीं बोलता है उसको मुक बोलते हैं, और जो बहुत बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। मुक का विलोम शब्द वाचाल होता है, ये भी याद रखेंगे। एक प्रश्न और बना है, मैं बता दूं, समास का विलोम शब्द बना है कि समास का विलोम शब्द क्या होता है, समास का विलोम शब्द व्यास होता है। दोस्तों ये सब करने में आपका 11, 12, 13, 18, 17 ऐसे 21, 23 इतने जो प्रश्न है ना प्रीवियस ईयर के है ना, उनको देखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, विलोम शब्द को छांटना पड़ता है, और तब आपके सामने वीडियो आती है। दोस्तों ये सब करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, और ऐसे ही आप चाहते हैं कि वीडियो आपको मिलती रहे, कम समय में आपको ज़्यादा तैयारियां हो, प्रिपरेशन हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं। उत्थान का विलोम शब्द ये भी बना है। 30 नंबर की बात करेंगे दोस्तों कि उत्थान का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है दोस्तों, तो उत्थान का विलोम शब्द जो होता है वह पतन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना। आपको मैं और बता दूं, प्रकाश का विलोम शब्द पूछ देता है, अंधकार होता है, जीवन का मृत्यु होता है, शांति का अशांति होता है, अनुकूल का प्रतिकूल होता है, इच्छा का अनिच्छा होता है, प्राचीन का नवीन होता है, सकारात्मक का भी विलोम शब्द आपका यूपी टेट में पूछ दिया है, याद रखेंगे। सकारात्मक का क्या होगा आप बताइए, सकारात्मक का नकारात्मक विलोम शब्द होगा। सब चीज को याद रखते रहिए। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखिए। संज्ञा कितनी प्रकार की होती है दोस्तों, 5 प्रकार की होती है मूल रूप से, याद रखें। संज्ञा का मूल रूप या मूल प्रकार कितना होता है, 5 प्रकार का होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, ठीक ना, समूहवाचक, ठीक ना, ये जो होती है ना ये संज्ञा के प्रकार होते हैं। तो निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा बताना है, याद रखेंगे। खटाई, मिठाई, दूध, ठंड, ठंड लगती है, भावनाएं लोग प्रकट करते हैं कि ठंड लग रही है, ठीक है। मिठाई, मिठाई, मिठाई या मिठाई ये भी भावनाएं, या मिठ लग रही है ये भी भावनाएं, खट लग रही है ये भी खटाई जो दोस्तों है, ये भी आपके भाववाचक संज्ञा है। लेकिन दूध जो है ना दोस्तों ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका दूध हो गया, आपका कोई पूछ दे कि घी क्या है, आपका कोई पूछ दे कि पानी क्या है, आपका कोई पूछ दे कि आपका पीतल क्या है, आपको कोई पूछ दे सोना क्या है, तो आपका सोना हो गया, पीतल हो गया, पानी हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या कौन सी संज्ञावाचक है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको मैं किसी व्यक्ति का नाम बता दूं कि जैसे कि नाम में आप लोग देखिएगा, किसी व्यक्ति का मैं नाम बता दूं तो इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अब मैं कह दूं कि गंगा क्या है दोस्तों, आप बोलिएगा व्यक्तिवाचक। मैं कह दूं तुलसीदास क्या है, व्यक्तिवाचक है। राम क्या है, व्यक्तिवाचक है। श्याम क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक ना। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। अभी मैं कह दूं कि जातिवाचक संज्ञा की बात करें दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो याद रखेंगे। अब देखिए गंगा आपने सुना कि व्यक्तिवाचक है, लेकिन मैं कह दूं कि नदी की बात करूं, नदी में गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कोसी सब आ जाती हैं, तो याद रखेंगे जातिवाचक में आपका नदी हो गया। जातिवाचक में आपको गायों का मैं नाम कह दूं, गाय जो हो गया, फिर इसके बाद मैं पहाड़ का नाम ले लूं, यह हो गया, मनुष्य हो गए, सभी जातिवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। अभी मैं आपको भाववाचक की बात कर दूं तो भाववाचक में आपका खटाई हो गया, मिठाई हो गया, ठंड हो गया, ठीक ना, जैसे अच्छाई, बुराई, ये सभी भाववाचक होते हैं। फिर एक लास्ट बचता है, मैं वो भी बता दूं, समूहवाचक या ग्रुप में जहाँ कहीं बात करें, जैसे किसी गिरोह की बात कर दे, कहीं पे झुंड की बात कर दे, कहीं पे सैनिक की बात कर दे, कहीं पे दल की बात कर दे, कहीं पे सभा की बात कर दे। सभा में बहुत लोग रहेंगे, दल में बहुत लोग रहेंगे, झुंड में बहुत लोग रहेंगे, गिरोह में बहुत लोग रहेंगे, सैनिक जो होंगे उसमें भी बहुत लोग रहेंगे। ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब के समूह
वाचक होते हैं। ये सब चीज़ों को आप ध्यान देते रहेंगे। आगे देखते हैं राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। आप बताइए राज्यपाल जो है ना वो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों याद रखेंगे यह जातिवाचक है। और यही राज्यपाल के नाम को बता देता ना, कि याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल जैसे राज्यपाल एक थी, तो आनंदीबेन पटेल का नाम ले लेता तो वह व्यक्तिवाचक हो जाता, ठीक ना। तो याद रखेंगे यह राज्यपाल जो पद होता है ना, पद जो होता है मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सीएम पीएम, ये सभी हो गए ना, ये आपके किस में आते हैं दोस्तों? ये जातिवाचक में आते हैं। अगर उनका नाम ले लेगा, बोल देगा पीएम क्या है तो पीएम आपका जातिवाचक, कह देगा नरेंद्र मोदी जी क्या है तो नरेंद्र मोदी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, यही आपको बताना है दोस्तों। ये चीज़ आप बताएंगे सर्वनाम की संख्या कितनी है, याद रखेंगे। ये चीज़ आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको बताएंगे कि हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं। इसको बताएंगे 9 होता है कि 10 होता है कि 11 होता है कि 12 होता है। ये ऑप्शन आपके लिए मैं छोड़ूंगा। बहुत आसान है, क्योंकि आप इसको स्कैन करिए या इसको आप गूगल करके हमको बताइए। ये प्रश्न आपके लिए रहेगा। और आज की वीडियो का सबसे अंतिम प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको यही बताना है दोस्तों। याद रखेंगे, यहीं पे मैं बता दूं, बहुत बार पूछा है कि जल क्या है, तो जल आपका पुल्लिंग होता है। ये भी याद रखेंगे, जल जो होता है पुल्लिंग होता है। नदियों का नाम क्या होता है? पुल्लिंग होता है। गंगा स्त्रीलिंग होती है, ठीक ना, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। गंगा बहती है, ठीक है, जैसे नदियों के नाम में गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, झेलम हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों? आपका स्त्रीलिंग है। इसको आप ध्यान देते रहेंगे, ठीक है। इसी क्रम में आप इसको ध्यान रखते रहेंगे। 34 नंबर की बात देखेंगे। इसमें से स्त्रीलिंग क्या है आपको बता दिया, कि जैसे आप लोगों को बता दिया कि लिपि हो गई, भाषा हो गई, बोली हो गई, ये सब किस में आते हैं? स्त्रीलिंग में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान देते रहेंगे दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। 34 प्रश्नों को हमने कवर किया। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और दीजिए आज की वीडियो से मुझे विदा। मिलेंगे अगले वीडियो में। देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। धन्यवाद।